नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ एक दृष्टि में यानी कि मेन बातें एक दृष्टि में देखते हैं सामाजिक अध्ययन की। ठीक है, शुरू करते हैं साथियों। कक्षा 3 से 5 तक सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। ठीक है साथियों, अपन जब रीट प्रथम लेवल की जब बात करते हैं तो पिछली बार जो सिलेबस था उसमें पर्यावरण अध्ययन था। अब की बार सामाजिक विज्ञान भी है, सामाजिक अध्ययन भी है अब की बार, और उसकी शिक्षण विद्या भी है 8 नंबर की। ठीक है, तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है सामाजिक विज्ञान को। ठीक है, सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। फिर 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन, ठीक है। फिर 9 से 10 तक भी सामाजिक अध्ययन। ठीक है, यानी कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण, 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन ही कहा जाता है, और 9 से 10 तक सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन एक प्रकार का जो अध्ययन है वो एकीकृत अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन जो अध्ययन है वो एकीकृत अध्ययन है। ठीक है, समन्वित अध्ययन है। समन्वित अध्ययन है, एकीकृत अध्ययन है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता 1916 में मिली। जो सामाजिक अध्ययन है विषय के रूप में मान्यता 1916 में मिली। 1916 में साथियों। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1949 में सामाजिक जो ज्ञान है उसका अध्यापन प्रारंभ पंजाब में हुआ था। 1949 से सामाजिक जो ज्ञान है उसका जो अध्यापन है वो पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में पढ़ाया जाना शुरू हुआ था साथियों। ठीक है, एक परिभाषा है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंत संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा जेम्स होमिंग ने दी। एक बार वापस से परिभाषा बोलता हूँ। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंत संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिभाषा है ये जेम्स होमिंग ने दी है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को महत्व मुदालियर आयोग ने दिया। मुदालियर आयोग ने भारत में एकीकृत जो शिक्षा है, एकीकृत स्वरूप दिया जो शिक्षा का, वो मुदालियर आयोग ने दिया सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को। ठीक है, महत्व किसने दिया? मुदालियर आयोग ने दिया। यानी कि भारत में सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को महत्व मुदालियर आयोग ने दिया। ठीक है, अब साथियों कुछ विधियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो परंपरागत शिक्षण विधि है उसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि पारंपरिक जो शुरू से चलती आ रही है शिक्षण विधि, उसे अपन व्याख्यान शिक्षण विधि कहते हैं। व्याख्यान यानी कि व्याख्या देकर समझाना, यानी कि टीचर आएगा उसमें व्याख्या करेगा और उससे हमें शिक्षा देगा। उसे परंपरागत
शिक्षण विधि कहते हैं। करके सीखना कौन सी विधि पर आधारित है? करके सीखना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। करके सीखना कौन सी विधि पर आधारित है? तो प्रयोजना विधि कहती है कर सीखना। प्रयोजना जो विधि है वो कहती है करके सीखना। ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि किस विधि में छात्र स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है? तो स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है प्रयोगशाला विधि में। स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन प्रयोजना विधि में, प्रयोगशाला विधि में करता है। प्रयोगशाला विधि में। देखो समझो, स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करना यानी खुद कार्य करके ज्ञान अर्जन करना कौन सी शिक्षण विधि में? प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी सीखता है कि स्व के द्वारा कार्य करके ज्ञान अर्जन उसमें करता है। और करके सीखना प्रयोजना विधि। ठीक है, करके सीखना प्रयोजना विधि। आगे देखते हैं, जो योजना विधि है, योजना विधि, इसके जनक किलपेट्रिक को माना जाता है। W.H. किलपेट्रिक को योजना विधि के जनक किलपेट्रिक को माना जाता है। ठीक है। अब जो प्रयोजना विधि है, प्रयोजना विधि, उसका जो दार्शनिक आधार है वो प्रयोजनवाद से है। प्रयोजनवाद से, प्रयोजनवाद में। ठीक है, यानी कि प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार प्रयोजनवाद में है। ठीक है। जो व्याख्यान विधि है, मैंने आपको पहले भी बताया, व्याख्यान विधि, इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक होता है, यानी शिक्षक द्वारा व्याख्या करी जाती है। यानी व्याख्यान विधि का जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक होता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान करके समझाया जाता है। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, उसको सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप भी किलपेट्रिक ने दिया था। यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है, योजना विधि, इसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। यानी कि इसको व्यवहारिक रूप किसने दिया था? सबसे पहले किलपेट्रिक साहब ने। व्यवहारिक रूप भी किलपेट्रिक साहब ने ही दिया था। यानी कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक जो रूप है वो किलपेट्रिक ने दिया था। ठीक है। अब देखो, जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि होती है वो बाल केंद्रित विधि होती है। ठीक है। अब अनुभव का शंकु, अनुभव का शंकु किसकी देन है? ऐसे पूछ लिया जाए, अनुभव का शंकु किसकी देन है? तो वो है एडगर डेल की। एडगर डेल की। ठीक है। अब साथियों देखो कुछ बातें, एक जो जब परीक्षण लिया जाता है तो उस परीक्षण की कुछ खासियत होती है। जब किसी की आप परीक्षा लेते हो, एग्जाम लेते हो, परीक्षा लेते हो या एग्जाम लेते हो, उसकी एक खासियत होती है। यानी कि कभी भी परीक्षण लिया जाता है, परीक्षण की एक खासियत होती है। क्या होती है? जो परीक्षण है वो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए और विभेदकारी होना चाहिए। विभेदकारी। ठीक है। यानी जो परीक्षण आप ले वो विश्वसनीय, वैध और विभेदकारी होना चाहिए। विभेदकारी यानी अंतर होना चाहिए, उसमें कठिन प्रश्न भी रहें, उसमें सरल प्रश्न भी रहें, जिससे कि जो पढ़ने वाला लड़का है वो भी समझे, जो थोड़ा कमज़ोर है उसको भी छांट लिया जाए। तो इस प्रकार से। ठीक है। अब देखो साथियों, मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्या अर्थ है?
मूल्यांकन का जो अर्थ है वो है निर्णय देना, निर्णय करना या निर्णय देना। किसी को आपने मूल्यांकन किया तो निर्णय देना है, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने सुने होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चयन प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। चयन प्रकार के यानी आप चयन करते हैं, जैसे अपने एग्जाम में भी आते हैं। मान लीजिए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन दे देंगे 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ऐसे। तो उसमें अपन को चयन करना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो चेक करने वाला होता है, यानी कि जो अध्यापक होता है, उसके माइंडसेट नहीं चलता है उसमें, यानी उसमें जो उत्तर है वही उत्तर रहेगा, उसको वो बदल नहीं सकता, या अपना दिमाग उसमें, अपन मान लो उसका दिमाग खराब है तो उसमें काटापीटी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। देखो, कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक अध्ययन में एक विषय जोड़ा गया, उसका नाम है समाजशास्त्र। यानी कमेटी ऑफ 10 के द्वारा, कमेटी ऑफ 10 के द्वारा एक सामाजिक अध्ययन में एक विषय जोड़ा गया, समाजशास्त्र, समाज शास्त्र जोड़ा गया, ठीक है। देखो एक चीज और है, यदि कक्षा 8 का विद्यार्थी को कक्षा 6 के स्तर का प्रश्न पत्र मिलता है, तो प्रश्न पत्र में कौन सा अभाव है? मैंने बात की है, प्रश्न पत्र विश्वसनीय, वेद और विभेदकारी होना चाहिए। मान लीजिए अगर कक्षा 8 का विद्यार्थी है, उसको कक्षा 6 का प्रश्न पत्र मिल जाता है, तो उसमें किसकी कमी है? उस पत्र में कमी है वेदता की, यानी वेद नहीं है प्रश्न। यानी आप जिसका नॉलेज, जिसकी स्टडी करना चाहते हो, वह सही नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कक्षा 8 का विद्यार्थी है, 6 का प्रश्न पत्र दे दे तो प्रश्न पत्र क्या नहीं है? प्रश्न पत्र वेद नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में से चयन करना हो तो वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से बच्चे उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है, इसलिए प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ बातें हैं, जो शिक्षण में सबसे ज्यादा अधिक उपयोग करने वाली जो विधि है वो है व्याख्यान विधि, ठीक है। परियोजना विधि का अंतिम पद होता है लेखा जोखा। परियोजना विधि का अंतिम पद जो होता है वो लेखा जोखा होता है, ठीक है, लेखा जोखा, ठीक है। मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? सामाजिक सामग्री। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, यानी जिसको आप अधिगम दे रहे हो वो उसने कितना उपलब्ध किया है, कितना उसे मिल पाया है। अब देखो साथियों, जो सामाजिक अध्ययन है, जो सामाजिक अध्ययन है वो अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का। यानी हम जब सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन होता है, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन होता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन होता है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन
किन के बीच में संबंधों का अध्ययन है? सामाजिक अध्ययन किन के बीच में संबंधों का अध्ययन है? सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के मानव व मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन है सामाजिक अध्ययन। मानव एवं संस्थाएं के, ठीक है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो मानव एवं संस्थाओं के बीच का संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं पृथ्वी के बीच का संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं मानव के बीच का, मानव एवं संबंध संस्थाओं के बीच का, और मानव व पृथ्वी के बीच का अध्ययन है सामाजिक अध्ययन, ठीक है। इनके बीच संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। और कुछ बातें करते हैं सामाजिक के बारे में। देखो, सामाजिक अध्ययन एकीकृत समन्वित एक अध्ययन है, ठीक है। विद्यार्थी केंद्रित विधियां क्या है? भूमिका निर्वाह है, सूझ मस्तिष्क विचार, समस्या समाधान करना, और सहयोगशील अधिगम। यानी विद्यार्थी केंद्रित विधियों में ये चीजें होनी चाहिए। भूमिका निर्वहन करना चाहिए, सूझ मस्तिष्क विचार होना चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, सहयोगशील अधिगम विधि होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक चीज और है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, तो वो क्षेत्र भ्रमण विधि है। क्षेत्र भ्रमण विधि यानी अगर आप स्थानीय भूगोल जानना चाहो, आसपास का जो भूगोल है वो जानना चाहो, आसपास की जगह जानना चाहो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है क्षेत्र भ्रमण। महत्वपूर्ण जो विधि है वो क्षेत्र भ्रमण विधि है। इसी से है एक क्षेत्र पर्यटन विधि। ये प्राथमिक स्तर पर आसपास का शिक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है क्षेत्र पर्यटन विधि, ठीक है। अब देखो, जो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला माना जाता है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र जो निर्माण है उसकी आधारशिला माना जाता है। आधारशिला, ठीक है। ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रश्न में दिए जाने वाले अंकों को भारांक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारांक। ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रश्न को दिए जाने वाले अंकों को भारांक कहते हैं। ब्लूप्रिंट के निर्माण के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित होना जरूरी है। ब्लूप्रिंट शिक्षक कब बना पाएगा? जब शिक्षक प्रशिक्षित होगा, तब ब्लूप्रिंट का निर्माण कर पाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र के निर्माण का सही क्रम क्या होता है? देखो, सबसे पहले प्रश्न पत्र बनाने के जो निर्माण है उसका सही क्रम क्या है? उद्देश्यों का अंकभार, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न निर्माण करना, अंक तालिका तैयार करना, और फिर मूल्यांकन करना। ठीक है। यानी कि जब आप प्रश्न निर्माण करो तो सबसे अच्छा क्रम जो होता है, सबसे पहले उद्देश्यों का अंकभार करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न निर्माण करते हैं, अंक तालिका तैयार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं साथियों, वो सामाजिक अध्ययन में
स्वतंत्र चिंतन परीक्षण करने का अवसर प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से लिख पाए। स्वतंत्र चिंतन का अवसर निबंधात्मक प्रश्न प्रदान करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, यानी मान लो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दे और निबंधात्मक प्रश्न दे दे, तो आपके विचार जो हैं वो आप निबंधात्मक प्रश्नों में खुलकर लिख पाओगे या वस्तुनिष्ठ में, तो निबंधात्मक प्रश्नों में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।